मित्रों, किसी भी प्रबोधन वर्ग में समारोह में बोलना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि प्रबोधन वर्ग में हिस्सा लेने वाले सभी लोग थके हुए होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं और ग्रास्पिंग बहुत नीचे से नीचे स्तर पर होता है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मेरी बात को कृपया कुछ समय आपके ध्यान का कंसंट्रेट कर कर सुनिएगा, इतना सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहता हूं। मंच पर श्रीमान मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा जी बैठे हैं, विपक्ष के नेता डॉक्टर चरणदास महंत जी बैठे हैं, ब्रुजमोहन जी बैठे हैं, सचिव दिनेश शर्मा जी बैठे हैं। स्पीकर साहब नहीं आ पाए क्योंकि थोड़ा कमर में दर्द है, वो चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत है। मगर जब स्पीकर साहब का और मुख्यमंत्री जी का फोन आया तब मैंने कहा विषय मेरे लिए सरल देना, और सबसे कठिन विषय उन्होंने मुझे पकड़ा दिया है। राजनीति में विशेषकर जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनको प्रभावी तरीके से काम कैसे करना वो बताना सबसे कठिन है, क्योंकि यहाँ इतना आत्मविश्वास होता है तभी तो चुनकर आते हैं जो मानते हैं मैं तो स्वयं ही प्रभावी तरीके से काम करता हूं, आप भला क्या सिखा देंगे। तो राजनीति में, राजनीतिक क्षेत्र में विधायकों को प्रभावी तरीके से काम कैसे करना वो बताना बड़ा कठिन है। मगर मुख्यमंत्री जी ने और स्पीकर साहब ने मुझे कहा है तो मैं प्रयास जरूर करूंगा। मेरा एक लंबा अनुभव रहा है चुने हुए प्रतिनिधि का। मैं 5 टर्म विधायक रहा, 1 टर्म राज्यसभा का सदस्य रहा और 1 टर्म लोकसभा की भी अब समाप्त होने के कगार पर है। तो देश के सभी सदनों के अंदर, चाहे विधानमंडल हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, काम करने का मुझे अनुभव भी मिला है। और मेरे पार्टी के संगठन में भी बूथ के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी पदों पर मैंने कमोबेश काम किया है। चाहे संगठन का काम करिए, चाहे चुने हुए प्रतिनिधि का, जनता से संपर्क जरूर आता है। और जब चुने हुए प्रतिनिधि और संगठन दोनों का काम करते हैं तो जनता की अपेक्षाएं और हमारी कठिनाइयां दोनों का अनुभव आता है। मित्रों, आज सबसे पहले तो मैं विधानसभा अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने विधानसभा के सदस्यों का ये अभ्यास वर्ग एक प्रकार से प्रबोधन कार्यक्रम रखकर बहुत अच्छा किया है। कोई भी व्यक्ति कितना भी अनुभवी हो, परंतु सीखने का ना समय कभी समाप्त होता है ना कभी उम्र समाप्त होती है। जीवन के अंतिम सांस तक सीखते रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। अगर सफल होना है तो हर घटना से, हर दिन से, हर मुलाकात से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। और आज मेरे सामने नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्य बैठे हैं। जैसा बताया कि कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग बहुत अनुभवी है, मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी रहे हैं। मगर हम सब लोग जब विधायक के नाते चुन कर आते हैं तब हम सबके संज्ञान में होना चाहिए कि हम एक बहुत बड़ी परंपरा के वाहक हैं। जब हमारे देश को जब आजादी मिली उस वक्त दुनिया के कई पंडित, जो लोकतंत्र के पंडित माने जाते हैं, मीडिया जगत के कई विद्वान लोग आशंका करते थे कि भारत कैसे चलेगा, भारत में लोकतंत्र कैसे चल रहा है, भारत खंड खंड बिखर जाएगा। मगर अब 75 साल हुए पीछे मुड़कर देखते हैं
तो हम सब ने, पूरे देश ने इकट्ठा मिलकर, सभी दलों ने इकट्ठा मिलकर हमारे लोकतंत्र की जड़ें पाताल से भी गहरी कर कर पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि हम सफल लोकतंत्र हैं। त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने बड़े सफलता के साथ न केवल आत्मसात किया है, इसके सुफल भी जनता तक पहुंचाए हैं। और जब जनप्रतिनिधि की बात करते हैं तब हमारे यहां 3 प्रकार के जनप्रतिनिधि होते हैं। एक तो लोकल बॉडीज के होते हैं, एक हमारी विधानसभाएं हैं, और एक लोकसभा राज्यसभा का भी जनप्रतिनिधियों का प्रकार हमारे यहां बना है। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो तीनों प्रकार से काम करते करते जनता का, पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब पूरा समय सारणी आपका देखा है। समय सारणी में कई प्रकार की चीजें, बारीकियां, कानूनी पेच, इस सब का आपके सामने बहुत अनुभवी लोगों ने उद्बोधन किया है और आपको इससे लाभान्वित भी किया है। परंतु हमारे यहां राजनीतिक क्षेत्र में चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे व्यवस्थाएं पहले राजाशाही व्यवस्था थी, अब लोकशाही व्यवस्था है, परंतु राजधर्म की कल्पना हमारे यहां बहुत समय से, ऋग्वेद महाभारत काल और उसके बाद में भी चाणक्य वगैरह के विद्वानों के कई प्रकार के ग्रंथों में दिखाई पड़ती है। उसको अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो विधायक का रोल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रभावी विधायक बनना है तो विधायक के बड़े बड़े 3 प्रकार के दायित्व हम सब पर होते हैं जब हम जनप्रतिनिधि बनते हैं। एक तो हमारे क्षेत्र की ओर दायित्व होता है, दूसरा हमारे यहां मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हमारी जो पार्टी होती है इसके आइडियोलॉजी का दायित्व हम पर होता है, और तीसरा विधानसभा के सदस्य हैं तो पूरे राज्य के सुखाकारी और राज्य के प्रगति का भी दायित्व होता है, कानून बनाने का भी दायित्व होता है, और बजट के माध्यम से राज्य का सम विकास कैसे हो इसका भी दायित्व होता है। तो तीनों क्षेत्रों में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमें तीनों क्षेत्रों के अंदर आयोजन पूर्वक समय का भी आवंटन करना पड़ता है, हमारी शक्तियों का भी आवंटन करना पड़ता है। मैंने कई सारे अनुभवी विधायकों को मिला हूं जो क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय होते हैं, क्योंकि जन समस्या का बहुत अच्छे से निवारण भी करते हैं, लोक संपर्क भी बड़ा होता है, लोक संग्रह भी बड़ा होता है, तो बड़े पॉपुलर होते हैं। मगर जब उठाकर उनका विधानसभा में परफॉर्मेंस देखते हैं तो शायद ही कोई बिल पर उन्होंने 2 शब्द भाषण किए होते हैं, शायद ही बजट की चर्चा में कोई कंट्रीब्यूशन होता है, शायद ही किसी भी प्रकार की बिल की चर्चा में उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो मेरी दृष्टि से ये संपूर्ण विधायक नहीं माना जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जनता का संपर्क अच्छे करते हैं, अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं, साथ में विधायी दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं, मगर वो अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी के इथोस और पार्टी की कार्यपद्धति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तो मैं जरूर मानता हूं वो भी एक संपूर्ण विधायक नहीं माना जाएगा।
क्योंकि हमने बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। हमारा लोकतंत्र प्रेसिडेंशियल फॉर्म का नहीं है, प्रमुख की व्यवस्था नहीं है। हम सब एक पार्टी के साथ बंधकर जनता के सामने जाते हैं, और जब पार्टी के साथ बंधकर जाते हैं तो पार्टी की आइडियोलॉजी को देखकर भी वोट देने वाले बहुत बड़े जनसमूह का हमें समर्थन मिलता है। तो विधायक का यह भी दायित्व है कि पार्टी का पॉलिसी, नीतियां, पार्टी की कार्यपद्धति और पार्टी के उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए भी काम करना, अपने मत क्षेत्र के लिए भी काम करना और राज्य की इन टोटो कुल मिलाकर सुखाकारी के लिए भी काम करना। लोकल बॉडीज के जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके लिए बड़ा सरल होता है। उनको रोजमर्रा के कामों के लिए, चाहे म्यूनिसिपालिटी हो, तहसील पंचायत हो, जिला पंचायत हो, उसके एड्रेस करना होता है। विधायकों को मैंने जो कहा, इन 3 प्रकार से काम करना पड़ता है। और सांसदों को पूरे देश के नीति निर्धारण, पूरे देश का बजट, ये सभी क्षेत्रों के लिए समान हो, सुरक्षा, विदेश और कानून बनाने की प्रक्रिया और अपना मत क्षेत्र और पार्टी, इस प्रकार की जिम्मेदारी बड़ी बड़ी हमारी बहुपक्षीय संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में निश्चित हुई है। और जब हम शब्द प्रयोग करते हैं प्रभावी विधायक कैसे बनना, तो तीनों के लिए हमने अपने आप को तैयार करना होता है। और इसके लिए मेरे हिसाब से हम सब जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उसके अंदर सबसे पहले संवेदना होनी चाहिए। संवेदना अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए। हमारा संवैधानिक दायित्व निर्वहन करने के लिए तत्परता भी होनी चाहिए और कुशलता भी होनी चाहिए, और उत्सुकता भी रखनी पड़ती है, क्योंकि उत्सुकता से ही, जिज्ञासा से ही राज्य और अपने क्षेत्र का हम भला कर सकते हैं। और ये सारा प्रसन्नता के साथ करना होता है। मैं हम सभी को, मैं भी इसमें आ जाता हूं, हमें किसी ने इनविटेशन नहीं भेजा है कि भाई आइए और छत्तीसगढ़ के एक क्षेत्र का उद्धार करिए या छत्तीसगढ़ राज्य का उद्धार करिए। हम सब अपने आप छत्तीसगढ़ और देश की सेवा करने के लिए आगे आए हैं। जब आगे आए हैं तो कठिनाइयां भी आएगी, समस्या भी आएगी, तो सदैव प्रसन्न रहते हुए लोक संपर्क, लोक संग्रह, लोगों का संपर्क भी होना चाहिए। अपने क्षेत्र में लोक संग्रह का मतलब है सद प्रवृत्ति के लोगों का संगठित करना चाहिए, विधायी दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, और इसके साथ साथ पार्टी के उद्देश्य और नीतियों को भी जमीन पर उतारना चाहिए। इस सब में प्रसन्नता बहुत बड़ी चीज है, वरना धीरे 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 जनता हमारा संपर्क करना ही छोड़ देती है। मैं आपको मेरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, मैं पहली बार विधायक चुनकर गया तब बड़ी युवा अवस्था में गया था। तेज तर्रार विचार थे, वर्ताव भी तेज तर्रार था, पर धीरे 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 समझ में आ गया कि प्रसन्नता सबसे बड़ी चीज है। हंसते 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 ही दायित्वों का निर्वहन करना, इसके लिए कुशलता चाहिए और स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने मेरे स्वभाव के अंदर बहुत सारा परिवर्तन इतनी उम्र के साथ किया। कुछ तो उम्र ही कर देती है और कुछ अनुभव भी करता है। मित्रों, अधिकारियों के साथ, क्षेत्र के विकास के साथ हमेशा जनप्रतिनिधि का संघर्ष रहता है। मैं वेस्टेड इंटरेस्ट की बात नहीं करता, परंतु जनता की समस्याओं के लिए भी संघर्ष रहता है।
हमने समझना पड़ेगा कि अधिकारी एक निश्चित प्रकार की कार्य योजना जो स्टेट लेवल पर तय हुई इसके अधीन काम करते हैं। इसका बजटरी प्रोविजन होता है, इसकी योजनाएं होती है, योजनाएं की कुछ शर्तें होती है। और हमारा प्रॉब्लम है कि सुबह हमारे घर 100 लोग आ गए तो हम क्या करें, भड़ाक से फोन उठाकर कह देते हैं। और इससे अधिकारियों के साथ हमारी जो कटुता होती है वो कुल मिलाकर क्षेत्र की सेवा नहीं करती है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को समझकर लीक कर देने की आदत डेवलप करनी चाहिए। जितना लीक कर दोगे उतना ही आगे काम जल्दी बढ़ेगा। और मेरा आपसे आग्रह है, मेरे अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं, लीक कर देने के 15 दिन बाद ही फोन करिए। एक तो लीक कर देंगे तो ऐसी कोई बात आप नहीं लिख सकेंगे जो न करनी चाहिए, अपने आप मर्यादा आ जाएगी। और लीक कर देंगे तो वो उस पर काम कर कर आपको फोन पर उत्तर देने के लिए सक्षम भी होंगे। तो हमने अधिकारियों के साथ काम करने के अपने तरीकों में भी अनुभव के आधार पर अधिकारियों के साथ गपशप कर कर अपने काम की पद्धति को इवॉल्व करना चाहिए, बनाना चाहिए। मैं बहुत स्पष्टता के साथ मानता हूं कि जनप्रतिनिधि जब समर्थ होता है, सक्षम होता है और जवाबदेह होता है, तभी अच्छा प्रशासन अपने जिले में, अपने क्षेत्र में इसका समर्थन करता है। हम जो समस्या लेकर जनता हमारे साथ आई है इसका अध्ययन कर कर एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों को समझकर अगर पत्र लिखेंगे तो उसको रिस्पॉन्ड करना ही करना है। आप मेरी बात मानकर चलिए। और अगर कोई नहीं करता है तो विधानसभा से लेकर, विधानसभा के कई नियमों से लेकर कई समितियों तक जनप्रतिनिधि के साथ इतना विशाल दायरा पड़ा है कि कभी आपको गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अपने आप आपका काम करेंगे। और मैं मानता हूं कि समस्याओं को निराकरण के कई रास्ते होते हैं। आंदोलन होता है, अनशन होता है, कोर्ट में कुछ लोग पीआईएल कर देते हैं, कुछ आरटीआई लगा देते हैं, कई एनजीओ के पंडित भी अब घूमते रहते हैं और मीडिया भी इसी प्रकार का कमोबेश कभी कभी काम करता है। मुझे लगता है सभी में सबसे उचित रास्ता, सभी रास्ते आपके लिए खुले हैं, आप सब कुछ कर सकते हो, मगर अगर समस्या का समाधान करना है तो सबसे उचित रास्ता नियमों के अनुसार एक कॉन्क्रीट पत्र लिखकर प्रशासन को देना और जिम्मेदारी तय करना, ये सबसे उचित रास्ता होता है। और मैं तो विपक्ष में ही ज्यादातर समय रहा, तो ये सारी चीजों जो मैंने कही, आंदोलन, अनशन, कोर्ट में अर्जी, ये सब भी कर चुका हूं। और जब कुछ लोगों ने आज जैसे सामने बैठे हैं, ऐसे मैं सामने बैठा था, कांग्रेस के हमारे बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने हमारे प्रबोधन में कहा था, इनका अनुभव सुनकर मैंने भी समस्याओं को समझकर लिखना शुरू किया। मैं आपको कह सकता हूं, किसी भी आंदोलन से सार्थक रूप से समस्या को समझकर, एडमिनिस्ट्रेशन को समझकर लिखा हुआ पत्र ज्यादा कारगर होता है। इससे हमारे आंदोलन का अधिकार समाप्त नहीं होता है। तो जनता की समस्याओं के निराकरण और उसमें हमारे दायित्व के निर्वहन के लिए सबसे पहले समस्या को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहता हूं, हमारा मूल काम समस्या पर समग्रता से विचार कर कर समाधान देना है, प्रसिद्धि लेना नहीं है। अगर जिस चीज के लिए अपने एक कठोर फोन कर दिया, आंदोलन कर दिया, अनशन कर दिया, वो काम अगर समाप्त नहीं हुआ है
तो जनता आपसे संतुष्ट नहीं होगी। अगर समस्या का समाधान सोचकर, सरकार की व्यवस्था को समझकर आपने पत्र लिखा और फॉलोअप किया, ये काम समाप्त हो गया, तो आपका वोटर और आपकी जनता आपसे जरूर निश्चित रूप से खुश भी होगी और समस्या का समाधान भी निकलेगा। तो तत्काल प्रसिद्धि के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बोझ बनना और अपने फ्यूचर के लिए भी बोझ बनना, क्योंकि वो समस्या का निवारण नहीं होगा तो 5 साल के बाद तो जनता हिसाब करेगी ही करेगी। इस प्रकार का काम हमने नहीं करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि हमने ढेर सारी योजनाओं के वॉचडॉग बनने का भी काम करना चाहिए। देश के हर राज्य में कोई राज्य सरकार किसी भी दल की हो, मैंने ऐसी राज्य सरकार नहीं सुनी जिन्हें जन कल्याण के कार्यक्रम न बनाए हों। और केंद्र सरकार के भी मैं सैकड़ों कार्यक्रम गिना सकता हूं, जन कल्याण के कार्यक्रम, पीडीएस का चावल पहुंचाने से लेकर, बच्चों को पढ़ाने से लेकर, उनके न्यूट्रिशन से लेकर, महिलाओं तक के, अनेक किसानों तक अनेक कार्यक्रम। हमने जिले की बैठक में तरीके से हमारे यहां कितना सैचुरेशन हुआ, ये योजना का कितना सैचुरेशन हमारे यहां हुआ, इसका स्टॉक टेकिंग मांगने निकलोगे तो अपने आप गति बढ़ती जाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि समस्या का समाधान के बारे में हमने सोचना चाहिए। कठोर से कठोर बात भी बहुत शालीनता के साथ लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। जो चीज कठोर तरीके से बोलते हैं उसी को अगर शालीनता के साथ कहेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को, जिसको रिस्पॉन्ड करना है, उसको लगेगा कि आप आपकी जनता की समस्या मेरे सामने रख रहे हो। और अगर कटुता से करोगे तो उसको लगेगा ये मेरे साथ झगड़ा कर रहे हैं। तो हमारा काम समस्या का निवारण है। आजकल कई जगह फैशन हुआ है, वो वीडियो चालू करते हैं और अधिकारियों से बतियाते हैं और फिर सोशल मीडिया में रख देते हैं। मैं पार्टी के अध्यक्ष नाते पूरे लोकसभा चुनाव और हर राज्य की विधानसभा लड़ाया हूं। ऐसे जो वीडियो वीर है उनको बड़े बड़े मार्जिन से मैंने हारते हुए देखा है, क्योंकि समस्या जस की तस वहीं पड़ी रही थी। उनको प्रसिद्धि मिल गई थोड़े समय के लिए। तो हमने तय करना पड़ेगा कि हमने किस दिशा में जाना है। मित्रों, एक हमारा दायित्व विधायी दायित्व भी है। जैसा मैंने कहा, मैं तीनों सदनों में रहा हूं, सैकड़ों बिल पारित होते थे तब मैं बैठा हूं, कई बिलों को मैंने पायलट भी किया है। बहुत कम लोग बिल के परिणाम और बिल के उद्देश्यों का स्टडी करते हैं। विधायकों का दायित्व है, इस पर हमारी पार्टी ने हमें बोलने के लिए कहा है या नहीं कहा है। हम किसी भी कानून को, किसी भी बिल को और बजट को एक जागरूक विधायक के नाते समझे, उसके उद्देश्यों को समझे, हमारे क्षेत्र और पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ इसका कितना मेल खाता है, इसका स्टडी करें और सटीक तरीके से ये चीजों को हमने विधानसभा के अंदर बोलने का आग्रह रखना चाहिए। मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में ही काम करता हूं, मैंने कई बिल पायलट करे हैं, मगर मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं, मेरे शुरुआती दिन जाने दीजिए, मैं आपको जो समझाने आया हूं मैं समझ गया, उसके बाद की बात करता हूं। मेरा पार्लियामेंट में हर विषय का भाषण, हर बिल का भाषण मेरिट्स पर था, विषय पर था और राजनीतिक भी था।
हर उठाए गए सवाल का जवाब भी दिया और चलते चलते उसी प्रक्रिया को विकृत करे बगैर पॉलिटिकल स्कोर भी किया। तो हमारी एक कुशलता होनी चाहिए कि विधायी काम के अंदर हम कैसे स्टडी करें। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। राम नायक जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे, राज्यपाल भी रहे और लंबे समय तक एक ही क्षेत्र से चुनकर आते थे। लोकसभा के नियमों का उपयोग कर उन्होंने एक मसला उठाया कि भाई हम जन गण मन गाते हैं तो वंदे मातरम भी गाना चाहिए। वो तो 1-1.5 मिनट मिलती है, वहां बात समाप्त हो गई। परंतु अडवाणी जी ने उठकर इसका समर्थन किया और 1-2 सांसदों ने समर्थन किया। 1 घंटे की चर्चा हुई और अंत में आज लोकसभा में जनगण मन और वंदे मातरम दोनों गाया जाता है। एक सदस्य का कंट्रीब्यूशन सिस्टम को सुधारने के लिए भी होना चाहिए और मैं मानता हूं कि हमारा दायित्व है। किसी भी सरकार और विपक्ष में बैठे हुए किसी की दल और जनता, इसके बीच में कड़ी विधायक होता है। विपक्ष में है तो सरकार की नकारात्मक बातों को, नेगेटिव बातों को और अच्छी योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन के काम को जनता के बीच में पहुंचाना होता है। और अगर पक्ष के विधायक है, सत्ता पक्ष के विधायक है, तो सरकार की योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन की कड़ी बनना चाहिए और उनके सुझावों को लेकर और योजना बनाने में सरकार की मदद करनी चाहिए। ये 2 वे सिस्टम जो है वो ही परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण करती है। मानो आज 30 स्कीम बनी है मगर अभी भी कुछ छूटा होगा, हम इसको ढूंढ कर लाए, फोरम में उठाए, प्रसिद्धि का मुंह रखे बगैर, तो निश्चित रूप से हमारे मन को संतोष होगा कि मेरे पत्र से एक अच्छी स्कीम बनी और इसने पूरे छत्तीसगढ़ के गरीबों का, पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाओं का, आदिवासियों का, पिछड़ों का कल्याण करा। और विपक्ष के विधायक है तो सरकार की आलस को, सरकारी अधिकारियों की आलस को, गैर जिम्मेदारियों को उजागर करते हुए स्कीम का तो इंप्लीमेंटेशन कराना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, स्कीम किसी भी सरकार की नहीं होती है, जो उसके पास लेकर जाता है उसकी ही स्कीम होती है। यहां केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, मेरे क्षेत्र के अंदर कुछ गरीबों को आवास मिला था। उस वक्त प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं थी, इंदिरा आवास योजना थी। नाम इंदिरा जी का था, कांग्रेस पार्टी की सरकार की थी, मगर मैं विधायक के नाते एक्टिव रहता था तो लोग सब कहते थे कि हमारे विधायक ने हमें आवास दिला दिया। विपक्ष के विधायकों को भी सरकार की योजनाओं को जनता के पास पहुंचाने के लिए परिश्रम भी करना चाहिए और अपने पार्टी का तंत्र भी बनाना चाहिए, और सत्ता पक्ष वालों ने तो करना ही करना चाहिए। तो जनता और सरकार के बीच की कड़ी का जो भूमिका है और वहां से समस्याओं की जानकारी को नीतियों में तब्दील कर सरकार में बैठे हुए व्यक्तियों को सुझाव देने का हमारा जो दायित्व है, इसका भी हमने अच्छे से निर्वहन करना चाहिए। पूरा समय विधानसभा में बैठने की आदत वाले बहुत कम जनप्रतिनिधि मैंने देखे हैं। कोई मंत्री है और चैम्बर में बैठा होगा, कोई काम करता होगा, तो वो विधानसभा बिल्डिंग में है यही माना जाएगा। परंतु जो विधायक है, जो सांसद है,
वो लंच समय में घर में जाएंगे और समाप्त होने के वक्त आकर चले जाएंगे या बिल में हाथ खड़ा करने के लिए आएंगे, तो आप ढेर सारी जानकारियों को गंवा देते हो। क्योंकि सदन में जो चर्चा होती है, चाहे राजनीतिक रूप की चर्चा हो, परंतु वो पूरे प्रदेश की होती है। उसी तरह से प्रश्नोत्तरी का जो समय है, इसका भी बड़े तरीके से हमने उपयोग करना चाहिए। संकल्प होते हैं, इसका भी अपने क्षेत्र की समस्याओं के निर्वहन के लिए उपयोग कर सकते हैं। सत्ताधारी पार्टी को एक प्रकार से जनता के सामने सच्चा चेहरा लाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, और सत्ताधारी पक्ष के विधायक है तो उसका उपयोग सरकार की सिद्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी कर सकते हैं। 1 घंटे की चर्चा, संकल्प, विशेष बहस, 0 ओवर, ये सारे नियम सार्थक जनप्रतिनिधि ये नाते आपको सिद्ध कर देंगे। मेरा तो सभी नए विधायकों को आग्रह है कि आपकी टर्म के 2.5 साल होने के पहले विधानसभा के नियमों के नियम में एक भी नियम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका उपयोग आपने न किया हो। अपने व्हीप के साथ चर्चा करिए, स्पीकर साहब का भी समय मांग सकते हैं, विधानसभा सचिव और लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी का भी समय मांग सकते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल भी ढेर सारी समस्याओं का समाधान का रास्ता होता है। अभी अभी मोदी जी की सरकार बनने के बाद 370 चला गया, सीए आ गया, ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया। ये तीनों विषय ऐसे हैं जिस पर 50 के कम प्राइवेट मेंबर बिल 75 साल में नहीं आए हैं। ये 50 प्राइवेट मेंबर बिल जो आए वो तो विपक्ष के लोग लाए होंगे, उनको मालूम भी था कि बिल गिर ही जाना है, मगर फिर भी सदन के लिए अपनी पार्टी के लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए उन्होंने बहस भी करी और अपनी पार्टी का विचार लोगों तक पहुंचाया। मुझे मालूम नहीं यहां क्या व्यवस्था है, हमारे यहां शुक्रवार की व्यवस्था होती थी, गुजरात विधानसभा में शुक्रवार की ही व्यवस्था है ना। शुक्रवार की व्यवस्था का भरपूर उपयोग विधायक ने करना चाहिए। इसकी जगह शुक्रवार को क्षेत्र में जाने की हमें जल्दी होती है। अगर बहुत महत्वपूर्ण काम है, कार्यक्रम करना है, तो सोमवार को सिलेक्ट करिए, शुक्रवार को मत छोड़िएगा, ये आपका अधिकार है। ये विधायकों का दिन होता है, सदस्यों का दिन होता है। इसके हर रूल का उपयोग करना चाहिए। लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है, कानूनों की भाषा और कानूनों की प्रक्रिया, इसका जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, आप अच्छे विधायक नहीं बन सकते हो। एक बिल आया है, इसमें अमेंडमेंट कैसे रखना, बिल पर चर्चा के दायरे होते हैं, वो दायरे में ही बोलना, जिससे स्पीकर साहब हमें बिठा न दे। एक प्रकार से एक कला होती है, ये सार्वजनिक मंच नहीं होता है। मुझे तो कई बार दुख होता है कि सार्वजनिक मंच पर देने के भाषण जब सदन में दिए जाते हैं, तब हम सदन की गरिमा को भी कम करते हैं और एक टेम्पररी प्रसिद्धि के लिए अपनी साख को भी बिगाड़ते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसेस को विधायक ने बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए और इसके अनुसार अपनी भाषा, इसके नियमों के अनुसार अपना बर्ताव
और इसके नियमों के अनुसार विधानसभा सचिवालय के साथ अपनी लिखापढ़ी करनी चाहिए। और कुछ अच्छे बिल प्राइवेट मेंबर के नाते लाने चाहिए, जो शायद 1 या 2 दशक के बाद कानून बन पाएंगे। जैसा मैंने कहा कि तीनों कानूनों में कई सारे लोगों ने प्राइवेट मेंबर बिल बनाया। अभी अभी हमने 3 क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीनों कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन किया है। इसमें एक चीज है फॉरेंसिक। हमारे यहां गुजरात में सबसे पहले फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनी थी, परंतु फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के जरूरियात पर भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब 4 मेंबरों ने प्राइवेट मेंबर बिल रखा था, डिस्कशन भी हुआ था, हालांकि निरस्त हो गया, गिर गया, परंतु डिस्कशन हुआ था। आपके विचार जब आप रखेंगे तो कभी न कभी वो ये अच्छे कानून का रूप लेंगे, इसका हमें संज्ञान होना चाहिए। मित्रों, क्षेत्र के अंदर अगर नेता बनना है और क्षेत्र के माध्यम से प्रदेश के नेता बनना है और प्रदेश के माध्यम से देश की राजनीति में आना है, तो संपर्क, संवाद और परिश्रम, ये 3 ही काम में आ सकते हैं। चौथी कोई चीज काम में नहीं आएगी। संपर्क, संवाद और परिश्रम ही आपको जन सेवक से जन नायक बना सकते हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टी आपको टिकट दे सकता है, मगर जनता का मैंडेट तो तभी मिलेगा जब आपका संपर्क होगा, जनता से संवाद होगा और क्षेत्र के लिए हमने परिश्रम किया होगा। इसके लिए कार्यालय की रचना, आर्थिक कठिनाइयां होती है तो घर के कमरे को भी कार्यालय बना सकते हैं। हमें पार्टी के और विधायक के दायित्व के नाते क्षेत्र के बाहर भी रहना पड़ता है, मगर समस्याओं के साथ संवाद की व्यवस्था आपके कार्यालय के माध्यम से होती है। छोटी छोटी योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन का काम भी हमारा कार्यालय ही करता है। तो विधायक का सबसे पहला दायित्व है कि हम कार्यालय की रचना इतनी वैज्ञानिक और आधुनिक करें कि हमारे क्षेत्र के हर गांव के छोटी सी छोटी घटना का रिपोर्टिंग हम तक हो जाए और इतने प्रोएक्टिव रहे कि वो घटना के लिए प्रशासन से बात करने से लेकर सरकार से बात करने तक की प्रक्रिया हम करें। जो पुराने समय के विधायक है, मैं भी बना तब सोशल मीडिया वगैरह इतना नहीं था, उस वक्त तो बहुत कठिनाइयां होती थी, एसटीडी फोन भी नहीं हुआ करते थे। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। अब थोड़ा कुछ करेंगे तो व्यवस्था बन जाएगी। एक मैंने सफल प्रयोग किया था, मैं आप लोगों के सामने मेरा अनुभव रखना चाहता हूं। मैंने मेरे मत क्षेत्र के अंदर जब विधायक था तब 1 सप्ताह बुजुर्गों के लिए रखा था। एक ही दिन होता था 1 सप्ताह में, मगर उस वक्त मेरे क्षेत्र के सभी बुजुर्गों का संपर्क का कोई ना कोई सर्व से कार्यक्रम बनाकर मैं प्रयास करता था, हर बार अलग अलग जगह। 1 सप्ताह मेरे क्षेत्र में जो पत्रकार और साहित्यकार हैं उनके साथ में बात करता था। 1 सप्ताह सारे चिकित्सक और शिक्षकों के से बात करता था। 1 सप्ताह युवाओं के साथ बात करता था। 1 सप्ताह माता बहनों के साथ बात करता था और 1 सप्ताह सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं के निवारण के लिए मैं प्रयास करता था और 1 सप्ताह वंचितों के साथ बात करने का होता था। ये सारे लिंब है, ये सारे स्तंभ है आपके विधानसभा क्षेत्र के। मेरे कार्यालय में मैंने एक मुलाकात पर आने वाले लोगों को लिए रजिस्टर बनाया था। उसका जब किसी युवा मोर्चे के कार्यकर्ता ने एनालिसिस कर बताया
तो उसने कहा एक ही बार आए, ऐसे सिर्फ 8% लोग हैं, बाकी तो अपने आपके कार्यकर्ता ही रोज रोज आते हैं। हम उसको जनता समझते हैं, ये जनता नहीं होती है। ओपिनियन मेकर शिक्षक भी होता है, महिलाएं भी होती है, युवा भी होते हैं, साहित्यकार भी होती है, पत्रकार भी होते हैं, और जो वंचित, जो बेनिफिशियरी है वो भी होते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, परंतु संपर्क साथ अर्थ में होता ही नहीं। और मेरा अनुभव मैं बताता हूं, मैं भी कई गांवों में गया हूं विधायक नाते। तो क्या होता है, सरपंच के घर पर जाते हैं, माला बाला डाल देते हैं, अच्छा नाश्ता कराते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, और 10 एक लोगों को मिलकर हम निकल जाते हैं। शायद गांव में सबको मालूम भी नहीं पड़ता है कि हम गए थे। अगर हमने सप्ताह में एक दिन, मेरा 5 महीने का कार्यक्रम होता था, ये सारे सप्ताह बांटता था मैं 5 महीने में, बाकी पार्टी के दायित्व में लगता, मगर एक दिन शिक्षकों के साथ अलग अलग क्षेत्र में संवाद जरूर करता था, एक दिन पत्रकारों और साहित्यकारों के। इस प्रकार से समाज के अलग अलग वर्गों के साथ जब जनसंवाद होता है, संपर्क होता है, तभी क्षेत्र का आपके पास पूरा ब्यौरा भी मिलता है और समस्याओं की जानकारी भी मिलती है। जनता हमारे लिए क्या सोचती है, हमारे कार्यकर्ता हमें नहीं बता सकते। जनता हमारे लिए क्या सोचती है, वो जनता ही बता सकती है। तो जनसंपर्क की कला भी हमने सीखनी चाहिए। और जैसा पहले मैंने कहा, जनसंपर्क और जन संग्रह, लोक संपर्क और लोक संग्रह, हमारे क्षेत्र में अच्छे शिक्षक, अच्छे डॉक्टर, अच्छे पत्रकार, अच्छे दलित समाज के युवा नेता, सामाजिक नेता, अच्छे ओबीसी के समस्याओं का जानकार व्यक्ति, महिलाओं के लिए एक्टिवली काम करने वाली बहनें, ये सद प्रवृत्ति जितनी भी चलती है, इसका संगठन करने का दायित्व तो आपका है। अगर ये एक बार आपके साथ जुड़ गए तो आप कभी चुनाव नहीं हार सकते हो। मैं पहली बार चुनाव 25,000 वोट से जीता था और अंत में 2,60,000 वोट से जीता था। मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य बना, श्री अडवाणी जी की सीट पर मैं लड़ा। 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 3 सीट कांग्रेस के पास थी, और सालों से ऐसा ही था। और इस बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ मेरे सदस्य बनने के बाद, 7 सीट भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन के साथ जीती। इसका मूल कारण है जनता को लिए हमारे मन में भ्रांति न हो, हम कार्यकर्ता को जनता न माने। कार्यकर्ता को भी मिलना ही चाहिए, परंतु जनता का समय भी रखना पड़ेगा। अल्टीमेटली तो कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ाता है, पर जनता का ओपिनियन भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इस पर भी हमने ध्यान देना पड़ेगा। लेजिस्लेटिव प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। पार्टी की पॉलिसीज को विधानसभा के नियमों के माध्यम से फ्लोर पर लाने की कुशलता हम में होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा, 370 हमारा तो बहुमत था नहीं, कांग्रेस की सरकारें थी, मगर कई सांसदों ने 370 के लिए बिल लाया, जो प्राइवेट मेंबर बिल था, वो निरस्त हो गया। कोई बात नहीं, मगर इस पर चर्चा हुई। अब उत्तराखंड यूसीसी ला रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा है, इस पर भी 30 बार लोकसभा राज्यसभा में चर्चा हो चुकी है प्राइवेट मेंबर बिल से। तो पार्टी की पॉलिसियों को विधानसभा का उपयोग कर विधानसभा के नियमों का उपयोग कर विधानसभा में और जनता के बीच में रखना चाहिए। मीडिया बैठा है, फिर भी मैं कह ही सकता हूं, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है। मैं अगर छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक होता तो राम मंदिर पर जरूर प्रस्ताव विधानसभा में लेकर आता, अभिनंदन का। इस प्रकार से प्रस्ताव की जो धारा है, उस नियम का उपयोग कर आप आपकी आइडियोलॉजी को और
पार्टी की अचीवमेंट्स को भी लोगों के बीच में रख सकते हैं। इसका भी डिटेल स्टडी होना चाहिए। यहाँ पर भी होगा, हमारी विधानसभा में तो लेजिस्लेटिव और विधानसभा के सचिवालय में विधायकों को मदद करने के लिए टेबल होते हैं, जो आपको प्रश्न भी ड्राफ्ट कर देते हैं, प्रस्ताव भी ड्राफ्ट करते हैं, बिल भी ड्राफ्ट कर देते हैं। आपको सिर्फ विषय लेकर जाना होता है, पूरी व्यवस्था होती है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात मैं आज एक कहना चाहता हूं, कभी भी बूथ का परिणाम देखकर विस्तार के अंदर, क्षेत्र के अंदर विकास मत करना। इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता और इससे बड़ा राजनीतिक नुकसान भी आपका कभी नहीं होगा। बहुत बड़ा नुकसान करोगे अगर ऐसा। जिस बूथ के अंदर से मुझे मत नहीं मिले हैं, वोट नहीं मिले हैं, इसके लिए मैं स्टेप मदर एटीट्यूड रखता हूं, तो वो बूथ से मैं कभी जीत नहीं सकता। जब चुनाव लड़ते हैं तब एक पार्टी के प्रत्याशी होते हैं, चुनाव जीतते हैं तो पूरे क्षेत्र का हम विधायक बनते हैं। पूरा क्षेत्र की समस्या आपकी है, हर जनता की समस्या आपकी है। और अगर इस ऊंचाई के साथ हम विधायक की जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सफल विधायक नहीं बन सकते। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे 3 प्रकार के दायित्व होते हैं। एक मत क्षेत्र के प्रति हमारा दायित्व होता है, एक हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी और पार्टी के कार्यक्रमों के प्रति दायित्व होता है, और तीसरा राज्य की इन जनरल सुखाकारी के लिए, क्योंकि हम राज्य विधानसभा के सदस्य हैं, राज्य के लिए बनने वाले कानून के लिए भी हमारा दायित्व होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चौथा, फिर से चुनाव जीतकर आना भी हमारा दायित्व होता है, क्योंकि हमें पार्टी ने टिकट दिया होता है। तो ये चारों चीजों को ध्यान में रखकर मेरे अनुभव के आधार पर कुछ चीजें मुझे कहने जैसी लगी, मैंने आपके सामने रखने का प्रस्ताव किया है, रखा है। और मैं मानता हूं ये तो बेस लाइन है, इसके आधार पर हर क्षेत्र की अलग अलग प्रकार की काम की पद्धति डेवलप करनी पड़ती है, परंतु इस बेस लाइन पर अगर डेवलप करेंगे तो इसकी दिशा सही होगी, ऐसा मेरे अनुभव के आधार पर मुझे लगता है। मित्रों, आज मैं प्रभु श्री राम के नैनीहाल में हूं, और जब राम को वनवास मिला तब अद्भुत भक्ति की घटना भी यहाँ घटी थी। सबरी माँ ने उनको झूठे बेर खिलाए थे। मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। कल ही रामलला 550 साल के बाद अपने घर में विराजमान होने वाले हैं। सभी छत्तीसगढ़ वासियों को मैं हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।